नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। पहलगांव में इतने बड़े हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार करने चले गए हैं और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से खूब हंस के बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 1173 करोड़ की विकास परियोजना, हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3 और साथ ही इतना ही नहीं बल्कि बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण व्यक्त कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने पहलगांव में हुए हमले के बारे में पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को धमकी दी। और धमकी किस प्रकार दी वो भी आप सुन लीजिए कि इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तानियों को किस तरह से धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आतंकवादियों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास जितनी जमीन अब बची है उस जमीन को भी अब मिट्टी में मिलाने का काम भारत करेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह शोक की लहर एक समान ही उठती हुई दिखाई दे रही है और उसी का बदला अब भारत की ओर से पाकिस्तान से लिया जाएगा। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।
साथ ही हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहले की वीडियो है, उस समय की वीडियो है जिस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और ये वीडियो मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद की है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से सवाल कर रहे हैं कि आतंकवादियों के पास जो शस्त्र आ रहे हैं, जो हथियार आ रहे हैं और उनका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। किस रास्ते से उनके पास हथियार आ रहे हैं, उन सब रास्तों की सीमाएं भी प्रधानमंत्री जी के अंदर है, प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवादियों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। तो सवाल अब ये उठता है कि जो सवाल नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछ रहे थे, वही सवाल अगर अब उनसे पूछा जाए तो उनके पास इस बात का क्या जवाब है? इस बात का जवाब तो उन्होंने अपनी बिहार की जनसभा में दिया ही नहीं। हो सकता है शायद भूल गए हों, लेकिन याद दिलाना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से जो सवाल करे थे, वही सवाल अब अगर उनसे दोबारा से पूछे जाएं तो उनका क्या जवाब रहेगा? साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरी घटना की, पहलगांव में हुए पूरी घटना की निंदा की है, और साथ ही सरकार से ये कहा है कि सरकार सख्त से सख्त निर्णय ले और इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि इस पूरे मामले के बारे में, इस पूरे हादसे के लिए पूरे देश के सभी लोगों में बेहद आक्रोश है। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना, और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हादसे के बारे में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरे भारतवासियों से, पूरे देशवासियों से अनुरोध करा है कि अगर हमला पाकिस्तानियों द्वारा हुआ है तो
तो कश्मीरियों को अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि हमला पाकिस्तानियों द्वारा हुआ है, कश्मीरियों द्वारा नहीं। जितना आक्रोश, जितना गुस्सा भारत के अन्य वासियों में है, उतना ही गुस्सा, उतना ही आक्रोश कश्मीर के लोगों में है। तो हम दोबारा उन तमाम ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है। चाहे वो हमारे 25 जो हमारे मेहमान थे जो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, या हमारा अपना बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मजम्मत की। कठुआ से लेके कुपवारा तक, पूरा चिनाब से लेके पीर पंचाल तक, शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए और जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले के खिलाफ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए, कहीं पे भी मेरी कई आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से खुद बात हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके जहाँ पे भी इस तरह की जो है ये बातें आ रही हैं उन पे फौरी तौर रोक लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। हम अगर हमारी मर्जी होती तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होता, लेकिन अब हुआ है, अब इससे हमें निकलना होगा। साथ ही आपको बताते चले कि पहलगांव के एक हमले में अनेकों बच्चों ने अपने पिता को खोया और उसमें से ही एक बच्चे की एक वीडियो सामने आई है जिसने उस वक्त घटना के बीच में जो भी सब कुछ हुआ वो मीडिया के सामने बताया। इतनी हिम्मत करके अपने पिता को खोने के बाद भी उसने पूरे के पूरे घटनाक्रम के बारे में, पूरे के पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे नीचे आए, सब कुछ बताया है। साथ ही उस बच्चे ने ये भी बताया है कि जब आतंकवादियों द्वारा उन पर हमला किया गया था तो आतंकवादियों ने उनसे पूछा था, उनमें मौजूद जो जेंट्स थे, जो पुरुष थे, उनसे पूछा था कि जो मुसलमान है वो अलग हो जाए और जो हिंदू है वो अलग हो जाए। और जैसे ही हिंदू अलग हुए तुरंत हिंदुओं को गोली मार दी और बाकी लोगों से कहने लगे कि बाकी जो बचे हैं वो तुरंत नीचे चले जाएं। सवाल बहुत सारे उठ के निकल के आते हैं, लेकिन सवालों पर बाद में ध्यान देंगे, पहले ये वीडियो देखिए। वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया, हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। मम्मी को रख के भागा था, कैसे दीदी के साथ भागा, कैसे? मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था।
किस तरह का वहाँ पे मंजर था, क्या देखा आपने, कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में, कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। क्या आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर, कुछ बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी, और मुसलमान बोल रहे थे। मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। कितने लोग थे बेटा ऐसे, कोई बंदूक हाथ में थे, क्या दृश्य कैसे देखा? हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे थे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। वहाँ पे पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, बास में आके नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी। क्या सोचा उस वक्त आपने, भगवान को याद किया था, क्या सोचा था? हाँ, भगवान को याद किया था। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि बच्चे के आरोप सीधा सीधा सरकार पर भी हैं और हमारी सुरक्षा फोर्स पर भी हैं, और सुरक्षा फोर्स पर सवाल उठाने से पहले सरकार पर भी सवाल उठाए जाने लाजमी है, क्योंकि सरकार के अंदर ही, गृह मंत्रालय के अंदर ही सारी सुरक्षा व्यवस्था है, सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो आखिर कहाँ थी हमारी सरकार, कहाँ थे हमारे गृह मंत्री और कहाँ थी सुरक्षा व्यवस्था? जिस वक्त वो हमला हुआ उस वक्त वहाँ कोई भी मिलिट्री मौजूद नहीं थी, और हमले के बाद जब सारी मिलिट्री वहाँ पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। हमने अपने देश के 28 भारतीयों को खो दिया था। न जाने कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, पता नहीं। और जाते जाते हम फिर से एक सवाल पूछते जाते हैं कि आखिर कहाँ थी सारी सुरक्षा एजेंसी, कहाँ थी सारी व्यवस्था, कहाँ थी सारी मिलिट्री, जिसके अंदर सारी सुरक्षा व्यवस्था थी। और ऑन द स्पॉट जो जिस एरिया में वो हमला हुआ वो पूरा का पूरा सुरक्षा बल के अंतर आता है। तो आखिर कैसे पाकिस्तानियों द्वारा उस मेन पॉइंट पर हमला कर दिया गया? क्या सुरक्षा एजेंसी को पहले से खबर नहीं थी, या सुरक्षा एजेंसी की लापरवाही से ये हमला हुआ है? इस बात का जवाब सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को देना ही होगा। फिलहाल अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करिए। नमस्कार।